यूजीसी नेट की क्लास है, ये नेट की क्लास है। जून 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है और आ चुके हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क पर। यानी ये थ्योरीज आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सी सोशल वर्क में थ्योरीज बेसिकली लगाई जाती है और कौन कौन सी थ्योरी सोशल वर्क में आती है। एक थ्योरी है एरिक इरिक्सन की, उस थ्योरी का नाम है साइको सोशल थ्योरी। आप इसे साइको सोशल डेवलपमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। एरिक इरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य निर्धारित होते हैं, है कि नहीं? ये बात तो पता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में वो कार्य निर्धारित हैं जिन्हें वह विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण करने का प्रयास करता है। व्यक्ति हर अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति सकारात्मक भी काम करता है और नकारात्मक भी कार्य करता है, और उन्हीं सकारात्मक और नकारात्मकता के कार्यों के बीच में एक संघर्ष होता है। उसी संघर्ष को विकासात्मक संकट बोला गया। क्या बोला गया? विकासात्मक संकट बोला गया। ठीक है। और आप देख सकते हैं इसी थ्योरी में एरिक इरिक्सन का कि कहने का भाव ये है कि व्यक्ति के अंदर दो तरीके की चीजें उत्पन्न होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन्हीं दोनों के बीच में होता है संघर्ष, है ना। और ये जो संघर्ष है किसी एक अवस्था में नहीं है, 8 अवस्था में है। एरिक इरिक्सन के कहना है कि 8 अवस्था में मनुष्य संघर्ष करता है। तो मनोसामाजिक विकास बताता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है और बचपन से लेकर वयस्कता तक सामाजिक कौशल कैसे सीखते हैं। ये क्रियाएं सन 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में 8 चरणों में बताया है, या उसके सिद्धांत को इसने प्रस्तुत किया है। जरा देखेंगे कि किस तरीके से ये, हालांकि आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीडीएफ में आपको जब भेजूंगा तो आप आसानी से आपको देखने को मिल भी जाएगा। फिलहाल मैं एक बात थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग दिख ही रहे होंगे, आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, दिख रहा है थोड़ा बहुत, बताइए। जी सर, जी सर, जी सर। ओके, तो देखिए जी यहाँ, सर समझ। हाँ, एरिक इरिक्सन की जो है, एरिक इरिक्सन ने फ्रायड के द्वारा प्रस्तावित है इन अवस्थाओं का संक्षिप्त एक वर्णन। पहले अगर हम बात करते हैं, इनका पहली जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है शैशवा अवस्था। यहां आप देख सकते हैं शैशव अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास शब्द आता है। जन्म से 2 वर्ष के होता है। परिणाम इसमें क्या होता है? आशा की। अभी हम बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। दूसरी अवस्था इनकी होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो स्वतंत्रता बनाम शर्म तथा संदेह के रूप में आता है, जिसकी आयु है 2 से 3 वर्ष, और परिणाम होता है इच्छा शक्ति का। तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो खेल की अवस्था होती है, जिसका नाम आता है पहल बनाम अपराध बोध, 3 से लेकर 5 वर्ष की होती है। चौथी अवस्था देखेंगे विद्यालयी अवस्था, और इसमें परिश्रम बनाम हीनता होता है, 5 से लेकर 12 वर्ष की आयु होती है। परिणाम इसमें क्या होता है? सक्षमता। पांचवा होता है किशोरावस्था, और यहाँ पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति होता है, और इसकी आयु 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। परिणाम निष्ठा होता है। और छठी अवस्था अल्पवयस्कता अवस्था होती है, जिसका नाम है आत्मीयता बनाम एकाकीपन, और इसकी आयु होती है 18 से 40 वर्ष। परिणाम होता है स्नेह का, यानी प्रेम का। सातवां होता है मध्य वयस्कता अवस्था, प्रजनन बनाम निश्चितता, जिसकी आयु होती है 40 से लेकर 65 वर्ष। परिणाम होता है देखभाल का। आठवीं और लास्ट स्टेज का जब नाम है वो परिपक्वता, और यहाँ पर आप देखेंगे अहम संपूर्णता बनाम निराशा, जिसकी आयु होती है 65 वर्ष प्लस मृत्यु तक, या आप इसके परिणाम के रूप में देखोगे तो बुद्धिमत्ता। ये अवस्था, अब एक एक अवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग के सामने इंग्लिश में भी मिल जाएगा कि शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, मैंने बताया अभी। परिणाम तो आशा, उम्र भी देख सकते हैं 0 से 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी इच्छा यहाँ पे परिणाम के रूप में, आयु 2 से 3 वर्ष।
खेल अवस्था आप देख सकते हैं, पहल शक्ति बनाम दोषिता, यानी लक्ष्य इसका जो होता है टारगेट, जो परिणाम है वो टारगेट है, लक्ष्य है, यानी उद्देश्य भी आप कह सकते हो, इसे उद्देश्य के नाम से भी बोल सकते हो। और 3 से लेकर 5 वर्ष है। पर चौथा जो है स्कूल अवस्था है, परिश्रम बनाम हीनता है, सामर्थ्यता होता है, इसको सक्षमता भी आप बोल सकते हो, 5 से लेकर 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था एक होता है जो अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति होता है, इसका मतलब निष्ठा होता है, 12 से 18 वर्ष होता है। तरुण वयस्कता अवस्था होता है, घनिष्ठता बनाम विलगन होता है या अलगाव भी कह सकते हो, इसमें प्रेम की बात आती है, स्नेह का लव की बात होती है, 18 से 40 वर्ष परिणाम बनता है। मध्य वयस्कता अवस्था होती है, जननात्मकता बनाम स्थिरता होता है, इसमें जो परिणाम होता है देख रेख यानी केयर का होता है, 40 से लेकर 65 वर्ष की उम्र में। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी होती है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था के रूप में भी रिप्रेजेंट होता है इसका नाम। अहम संपूर्णता बनाम निराशा होता है, इसका परिणाम बुद्धिमत्ता होता है, 65 प्लस आयु होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयु भी पेपर में आप लोगों से सवाल भी इससे संबंध में देखने को मिलते हैं। कल हम तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे ये सवाल है एरिक एरिक्सन का, मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार मानव विकास का पहला चरण बताइए कौन सा था। तो आप देखो यहाँ पर देख बता भी सकते हो, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है सर ये पेपर में आया था अभी। हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी टॉपिक है ये थ्योरी, तो इस थ्योरी में भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हो कि ये वाला ऑप्शन आया था, यानी 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इसी के अकॉर्डिंग कि ये 8 अवस्था जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, हम एक एक अवस्था के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं आप लोगों से। देखिए जैसे इस अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास है, जीवन का प्रथम अवस्था जो है इसी को बोला जाता है शैशव अवस्था को। इस अवस्था में शिशु विश्वास करना सीखता है, अगर हम उसका सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो अविश्वास की भावना बच्चे में पैदा हो जाती है। बालक मुख्य रूप से अपनी माँ और अपने परिवार के प्रति विश्वास रखता है, सुरक्षा की भावना भी रखता है ना, ये बात तो पता है। शिशु के पालन में प्यार और विश्वास के माहौल में होने पर उसमें विश्वास का भाव उत्पन्न होगा, है कि नहीं, बच्चे के अंदर। और यदि वही चीज़ें जैसे विश्वास के माहौल में, उसमें शिशु के पालन में, प्रेम में, है ना, अगर क्रियाएं अभाव दिख रही हैं, कमी दिख रही हैं, तो बच्चे के अंदर अविश्वास का भाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना, बच्चे के अंदर अविश्वास का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और यही क्रिया सफलतापूर्वक अगर होती है तो उसमें हम कहते हैं जो परिणाम होता है वो आशा की भावना विकसित होती है, होप डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, आशा हो जाता है डेवलप, है ना, बच्चे के अंदर आशा का विकास इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने दूसरी जो अवस्था है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक, आवाज कट कट के आ रही है सर आपकी। ओके, आवाज कट रही है मेरी, ब्रेक हो रही है आवाज, क्या हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक हुई हो आवाज। ब्रेक तो अब नहीं हो रही है, कभी भी हो, नेट है आपकी इधर। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज? अब नहीं हो रही ना, हो रही, अभी भी हो रही है अगर ब्रेक। चलिए अच्छा, दूसरी अवस्था देखिए। नहीं सर नहीं हो रही। चलिए फिर ठीक है। तो प्रारंभिक देखिए बाल्यावस्था, यह स्वायत्तता या स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता होता है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एटोनॉमी वर्सेस सेम कह सकते हैं, इसमें इच्छा की भाव है। तो देखो आस्था और विश्वास का भाव विकसित होता है इस स्वतंत्रता में, शील गुण का विकास होता है इस अवस्था में, स्वतंत्र रूप से बाह्य वातावरण में वो खोज प्रारंभ करता है, क्योंकि 2 से 3 साल की उम्र है, आप टॉयज वगैरह दीजिए, खिलौना वगैरह दीजिए, देखिए उसमें तोड़ फोड़ मरोड़ करता रहेगा, देखता रहता है, चेक करता रहता है, यानी एक प्रकार से उसके अंदर खोज या अन्वेषण का भाव उत्पन्न होता रहता है या प्रारंभ कर देता है। जब माता पिता अत्यंत उस बच्चे को छोटा समझ लेते हैं कि आप ये कार्य नहीं कर पाओगे, लाओ ये मैं कार्य करता हूं, तो बच्चे के अंदर शर्म की भाव उत्पन्न हो जाती है। आपके घर में अगर 2 से 3 साल की उम्र का अगर कोई बच्चा है तो देखिए, कभी उससे अगर आपने उसको ले लिया कि लाओ मैं जूता पहनाता हूँ या मैं चप्पल सैंडल स्लीपर जो भी चीज़ें कपड़े वगैरह पहनाओगे, तो वो क्या करता है, नहीं वो अपने से पहनने की कोशिश करता है। जब आपके घर में 2 से 3 साल का बच्चा है, वो उसकी बात मैं बता रहा हूँ, और अगर आप अपने से पहनाना शुरू कर दोगे तो वो
अपने अंदर जो है उसके अंदर शर्म के भाव उत्पन्न हो जाते हैं वहां पे। अगर वो करने की कोशिश तो करता ही है क्योंकि वो स्वतंत्र बनना चाहता है, तो स्वतंत्रता का भाव वहां पर देखने को मिलता है। और इनकेस अगर पेरेंट्स ऐसा कर दे तो वो बच्चा, वही बच्चा लज्जाशीलता की भावना अपने अंदर देखने लगता है। सही ढंग से निर्देश ना हो पाने पर बालक में लज्जा और या संदेह पैदा हो जाता है। इसी क्रिया में अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, यानी वो स्वतंत्रता का पाठ बन गया। इसी अवस्था में सफलतापूर्वक कोई अगर कार्य ये कर ले रहा है तो बालक के अंदर इच्छा का विकास होता है या भय का विकास होता है, शक्ति का विकास होता है। इसी में शक्ति का भी आता है, नोट कर लीजिए, भय भी पार्ट इसी में बनता है और इच्छा भी बनते है इसी में। और एक आता है खेल की अवस्था, प्ले स्टेज। इसको बोलते हैं पहल शक्ति वर्सेस दोषिता। इसमें टारगेट लक्ष्य का होता है। 3 से 5 साल का उम्र है, आप अपने बच्चे को ध्यान में रखिए। 3 से 5 साल का उम्र वगैरह है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इस अवस्था में बालक जो है सशक्त ढंग से, बालक सशक्त ढंग से यानी सही तरीके से कार्यों में पहल करता है। ठीक है, सामाजिक दुनिया उसे सक्रियता और वाह या पहल शक्ति दिखलाने के लिए एक तरह की चुनौती प्रदान करता है। और इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने, उनके पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा भी जाता है। यदि गैर जिम्मेदार के रूप में रिप्रेजेंट होता है और उसे बार बार व्यग्र किया जा रहा होता है तो उसके अंदर अपराध का भाव उत्पन्न हो जाता है, दोषिता उत्पन्न हो जाती है बालक के अंदर। नए नए सृजन करता है कार्य को, आत्मविश्वास को जागृत करता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है ना। तो इस प्रक्रिया में देखने को मिलता है। अगर आपने दबाव डाला, आपने उसको रोका, तो उसके अंदर अपराध का भाव या दोषिता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। बालक के शाब्दिक और शारीरिक दंड भी दे देते हैं कई पेरेंट्स, तब भी उस क्रिया में आप कह सकते हो कि दोषिता का भाव उत्पन्न हो सकता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ध्यान रखना, आप लोग अपने घर के बच्चों को इस तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे अगर इस एज के अंदर। ठीक है, तो इस अवस्था में अगर सफलतापूर्वक वो कार्य को कर लिया तो सिंपल सी बात है कि उसका उद्देश्य की जो भावना होगी वो डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्कूल अवस्था। स्कूल अवस्था परिश्रम बनाम हीनता है। सामर्थ्य या सामर्थ्यता या सक्षमता शब्द आता है। 5 से 12 साल की उम्र है बच्चे की। अब इसके बीच में अगर आपका बच्चा है तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये देखो परीक्षा में यौना आरंभ आ जाता है, यौना आरंभ का पार्ट भी देखने को मिलता है ना। इसे स्कूल अवस्था भी कहेंगे। परिश्रम बनाम हीनता या परिश्रम को उद्यम शब्द से भी रिप्रेजेंट किया गया है। जब बालक के अंदर नए ज्ञान और कौशल का विकास होता है तो परिश्रम पूर्वक करता है, बालक परिश्रम पूर्वक करता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे बच्चे परिश्रम और सफलता के जरिए आत्मविश्वास या आत्मविश्वास को विकसित कर सकते हैं। कैसे, उस शब्द को बताने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। मौलिक कार्य, बौद्धिक सामाजिक कार्यों में प्रवीण मित्र मंडली को स्वीकारता है, आत्मविश्वास भी दर्शाने का प्रयास करता है। अगर जब उसी क्रियाओं में, ठीक है, अभाव के रूप दिखे, निष्कृष्टता का भाव उत्पन्न हो जाए, सफल ना होने की क्रिया की भाव दिख जाए, मतलब कोई कार्य कर रहा था वो सफल नहीं हुआ, असफलता की अनुभूति करने लगे, तब उस परिस्थिति में उसके अंदर हीन की भावना या हीनता की भावना देखने को मिलती है। इसी चरण में बच्चे मित्रता का गुण विकसित होता है। इसी चरण में बच्चे दुनिया में अपनी भूमिका सीखते हैं। इसी चरण में बच्चे अपनी पहचान विकसित करते हैं। अगर बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, अगर बच्चों को आप मोटिवेट नहीं करोगे तो वे हीनता का महसूस करेंगे। बालक अपने अंदर हीनता का महसूस करेगा।
अगर वो कार्य सही तरीके से करा तो उसको भाई मोटिवेशन दे दीजिए ना, शाबाश बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया। यदि नहीं कर पा रहा है, अगर वो कर दिया भी, अगर मान लो अच्छा काम भी किया फिर भी आप मोटिवेशन नहीं दिया, तब भी मे भी हो सकता है उस बालक के अंदर ऐसा विचार आ सकता है कि उसने काम, उसके अंदर हीन भावना की, हीनता की क्रियाएं महसूस हो सकती है। अगर बच्चों को उनकी पहल के लिए प्रोत्साहन किया जाए तो वो कार्य के लिए और मेहनती महसूस हो सकते हैं, या और मेहनत और परिश्रम करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। जब आप मोटिवेट करोगे तब। इसी चरण में बच्चे अपने प्रयासों में सफल होने पर आत्मविश्वास विकसित कर लेता है, आत्मविश्वास विकसित कर लेता है। और इसी चरण में बच्चे अपने साथियों से तुलना करता है और अपने प्रयासों में सफल होने पर आत्मविश्वास विकसित कर लेता है। यदि उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे हीनता का महसूस करेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। 5 से 12 साल का उम्र है बालक की, ठीक है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के तहत ये पार्ट आता है, जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि 5 से 12 साल की उम्र है ये। आगे इंपॉर्टेंट आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। किशोरावस्था के अंतर्गत ये शब्द देखने को मिलता है। एरिक एरिक्सन का ये पार्ट है किशोरावस्था के अंतर्गत। आप देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिए कि स्वयं पहचान बनाने के लिए किशोर को विभिन्न भूमिकाओं को समन्वित करने की आवश्यकता होती है। तो वो अहम पहचान का पार्ट बनता है, वो अहम पहचान का पार्ट बनता है, ठीक है। बात को समझिएगा। और ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के अगर क्रियाएं जब नहीं कर पाता है, ऐसा कार्य जब ना कर पाने पर, तो उसके अंदर भूमिका भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, भूमिका भ्रम उत्पन्न हो जाएगा या भूमिका संभ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, किससे संबंधित जीवन कहां जा रहा है। किशोरों में बहुत सारी नई भूमिकाएं बनती हैं, वयस्क स्थितियों का सामना करता है, एक ही भूमिका में विभिन्न भागों का पता लगाता है, सकारात्मक रास्ते पता लगाने का प्रयास करता है, मौका अगर मिलता है तो पॉजिटिव कार्य करता है, और यदि मौका नहीं मिला तो वहां पे भ्रांतियां की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि सामाजिक कार्य सकारात्मक ना हो तो उस क्रिया में पहचान की भ्रांति बन जाएगी। विशेष सामाजिक रूप से स्वीकृति व्यक्ति के रूप में यदि बदलता है तो वो क्रियाएं स्पष्ट भाव से कहेगी कि अहम पहचान का रोल बनेगा, और यदि वही क्रियाएं अस्पष्ट भाव में होंगी तो भूमिका संभ्रांति का पार्ट बन जाएगा। तो इस अवस्था में किशोरों में जानने की प्राथमिकता बनी रहती है, जिज्ञासा की प्राथमिकता बनी रहती है कि कौन है और वे किस लिए हैं और वे अपनी जिंदगी में कहां जा रहे हैं। और इसमें बालकों में अपनी पहचान बनाने की उत्सुकता ज्यादा होती है। भाई 12 से 18 वर्ष की आयु है। वहीं दूसरी तरफ जब वह उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब किशोर अपने भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाता है तो वो भ्रांति की स्थिति बन जाती है। तो इसी क्रिया में इसको बोला जाता है कि ये अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तरुण वयस्कता अवस्था। इसमें आता है घनिष्ठता बनाम विलगन, और क्रियाएं स्नेह का होता है, और जो उम्र होती है वो 18 से 40 वर्ष होती है ना। आत्मीयता कह लीजिए या घनिष्ठता कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। यह अवस्था आप कह सकते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव घनिष्ठता। जब व्यक्ति में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, क्योंकि उम्र 18 से 40 वर्ष है। अब अपने आप को यहां पे सोच सकते हो आप लोग,
दूसरी तरफ जब आदमी घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है और सबसे अलग रहता है तो उसे अलगाव कहते हैं, और उनके लिए यह अकेलापन जिंदगी का एक काली संस्था के समान हो जाती है। तो वहां पे अलगाव का जो पार्ट है वो क्रियाएं बेसिकली विलग्न का रूप दर्शाती है। तो युवा व्यक्ति दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है और ऐसा ना कर पाने पर सामाजिक संवेगात्मक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाता है। वो दूसरे में से आत्मीय संबंध स्थापित करता है, स्वयं को खोजने की बात करता है, स्वयं को किसी व्यक्ति में खोजने की बात करता है। यदि ऐसा ना हो पाया तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। एकाकीपन, अकेलापन, अलगाव, अंतर्गता की आवश्यकता को झुठलाता है ये सिद्धांत। और यही अवस्था अगर सफलतापूर्वक कर लेता है तो स्नेह और प्रेम की संज्ञा दी जाती है इसको, और ये 18 से 40 वर्ष है। अब देखिए, मध्य वयस्कता अवस्था जननात्मकता बनाम स्थिरता देख रेख की अवस्था होती है 40 से 65 वर्ष की आयु है। ये अवस्था जननात्मकता में व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए सोचते हैं जिसमें वे लोग रहते हैं, दूसरों का भला करने के सोचते हैं। जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं हो पाता है तो इससे उनमें स्थिरता आ जाती है। उन्हें लगता है कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो जननात्मकता का अर्थ ही बनता है कि अपनी अगली पीढ़ी के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए सोचना। जब जननात्मकता चिंता उत्पन्न कर देने वाली कंडीशन बन जाती है तो वहां क्रियाएं स्थिर बन जाती हैं। क्रियाएं क्या बन जाती हैं? स्थिरता का रूप ले लेती हैं, है ना। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि इसी अवस्था में 40 से 65 साल की उम्र है ये, तो इस अवस्था में मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न तो होती है और ये आत्म केंद्रित पर बल देती है, या आप इसे कह लीजिए देखभाल पर बल देती है या देख रेख पर बल देती है, या इसका मूलभूत गुण बन जाता है। और एक 8वां और लास्ट, परिपक्वता, मैच्योरिटी, इसको बोला गया है संपूर्णता बनाम निराशा इसको कहा जाता है। जीवन के अंतिम वर्षों में व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछता है, उम्र आपकी 65 साल प्लस है, कि आपने अपने जीवन का कुछ महत्व क्रियाएं, अगर मान लो यदि आपने कुछ अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, इंपॉर्टेंस कार्य किए हैं, यदि वहाँ पर व्यक्ति सोच रहा है और उत्तर आता है हाँ में, तो आत्मनिष्ठा बढ़ती है, अहम संपूर्णता बनता है उसके अंदर। चलो भाई अपने जीवन में इस जमीन ले लिया, ये घर बनवा दिया, बच्चों को लाइफ सेट कर दिया, यानी उसके अंदर आत्मनिष्ठता का भाव उत्पन्न हुआ। यदि उत्तर वहां पे उस आदमी को नहीं मिला, उस व्यक्ति को उत्तर नहीं मिला, तो उसके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि उम्र उसकी 65 प्लस है। जो समय निकल गया, अगर समय है तो समय के अनुसार आप सभी लोग अभी कर लो, उम्र निकल जाएगी तो यही भावना उत्पन्न होगी। जब आप लोग 65 साल की उम्र में होंगे तो निराशा की भाव, तो संपूर्णता का भाव यह जीवन से मूल संतुष्टि, व्यर्थता एवं निराशा की अनुभूति को दर्शाता है ना। तो इस आयु वर्ग को प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। अब वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते हुए दिनों को याद करता है कि उसने अपने जीवन काल में कितनी सफलता हासिल की और कितनी सफलता हासिल नहीं की। इन्हीं की सफलता ज़्यादा अगर है तो वो संपूर्णता का भाव उत्पन्न करेगा। यदि वह जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया तो उसके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये क्रियाएं बेसिकली बुद्धि महत्ता का बल देता है, बुद्धि की संज्ञा देती है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये था आप लोगों की कुल 8 अवस्थाएं, ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन सकता है।
आप सभी लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। बताइए, क्लियर है क्या आप लोगों को ये बातें? ओके सर। है ना? तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना भाई, भूलना नहीं है। मनोसामाजिक विकास का ये सिद्धांत है, इरिक्सन महोदय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है और इसे कहा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत। और ये सिद्धांत इरिक्सन महोदय के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। जर्मन के रहने वाले विद्वान है ये। सन 1950 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया। और इसी सिद्धांत का दो और नाम बताता हूं जो इम्पोर्टेंट के रूप में जाना जाएगा। इसी सिद्धांत को ए पी जे नेसिस भी कहा जाता है और इसे ही ए पी जेनेटिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नाम नए आप लोगों को सुने हैं या नए नाम मिले हैं, तो प्लीज़ ये नाम भी ज़रूर ध्यान रखना। परीक्षा में एपिजेनेसिस या एपिजेनेटिक सिद्धांत आए तो आप कह देना कि ये एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। यह सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के हर चरण को एक संकट के रूप में देखता है, एक संकट के रूप में देखता है। सन 1950 का दशक था जहां मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हमें देखने को मिला। ठीक है, क्लियर हो गया ये सिद्धांत? तो एक बार स्पष्ट करेंगे, फिर मैं अगला सिद्धांत लूंगा, अगला थ्योरी। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क हैं, ये थ्योरी आपकी यहाँ पे डन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरी पर बात करते हैं। तो सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत के मुताबिक लोग दूसरे को देखकर सीखते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि सीखना व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि समाज सांस्कृतिक संदर्भ होता है। और इसी सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सामाजिक। अभी पेपर में हाल ही में मैं सॉल्व करवा रहा था तो मैं देखा था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत केवल जीन पियाजे का है, लेकिन सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा का है। सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत के प्रेरता के अल्बर्ट बैंडूरा ने, इन्होंने बोबो डॉल का प्रयोग करके इस सिद्धांत को साबित किया था और सिद्ध किया था। सन 2 मिलता है इसमें, एक 1963 भी और एक 1977 भी। इंपॉर्टेंट 77 का है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। सोशल लर्निंग की थ्योरी है और बड़ी फेमस थ्योरी है। परीक्षा में ये सवाल के रूप में भी आता है और पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, है ना। KGMU में SGPGI में ये बड़ा फेमस हुआ था। SGPGI में इसका जो है क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला भी था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को लेकर। ये सिद्धांत मॉडलिंग पर बल देता है। मॉडलिंग समझते हो? किसी क्रिया का हुबहू बिहेवियर का आप क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, है ना, उसका नकल करना सर, नकल नकल इमिटेशन कर रहे हैं सर। या कॉपी कर रहे हैं उसी का। तो आक्रामकता का एक बल देता है, एक प्रमुख अध्ययन है ये, जिसमें उन्होंने प्री स्कूल आयु के जो बच्चे थे वो अलग अलग विचारधारा के बच्चे थे और क्विज के माध्यम से उन्होंने अलग अलग जगह पर एक मूवी दिखाया था और उस मूवी में जो बच्चे थे प्री स्कूल के अलग अलग 3 ग्रुप बनाए हुए थे। एक जगह जब दिखाया गया बच्चों को तो उसमें बच्चे बहुत फाइट वाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। दूसरी मूवी दिखाया गया तो उसमें जो है अच्छा काम हो रहा था, उनको पुरस्कार दिया जा रहा था, रिवॉर्ड दिया जा रहा था। तीसरा मूवी दिखाया गया कि उसमें कुछ नहीं कर रहा था व्यक्ति गुड्डे के साथ, तो उसको कुछ नहीं मिला।
तो प्री स्कूल के बच्चे थे वो, उन बच्चों को मूवी दिखाया गया जिसमें आक्रामक व्यवहार कर रहे थे, तो उनको देखा गया समाज में तो आक्रामक व्यवहार करने लगे। जिन बच्चों को दिखाया गया पॉजिटिव काम में मूवी और उसको पुरस्कार मिला तो बच्चे पॉजिटिव काम करने लगे। जिन बच्चों को दिखाया गया कि मूवी में कोई एक्टिविटी बोबो डॉल के साथ नहीं हुआ तो वो बच्चों को समाज में कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि बंडूरा ये साबित करना चाह रहा था कि बच्चे नकल से सीखते हैं, कोई चीज़ें होती हैं नकल से सीखते हैं, फिर इसे समाज में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बोबो डॉल ने इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को दिखाया और सिखाने का प्रयास भी किया। मैं आपको बता दूं कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन एक सिद्धांत है जो बेसिकली अ सोशल कॉमन नॉर्मिक थ्योरी के नाम से जाना गया था। सन 1986 में आई थी, 1986 में आई थी, 1986 में। और इस किताब में ये चीज़ें बेसिकली मेंशन भी किया गया था। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ किताब का नाम 1986 में। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये किताब का नाम था। जो किताब का पार्ट था वो एरिक एरिक्सन का था और इसमें अल्बर्ट बेंडूरा का था। अल्बर्ट बेंडूरा का था पार्ट ये किताब, जिसमें सामाजिक शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात की जा रही थी या उसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया था अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा। सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार अल्बर्ट बेंडूरा ने एक बात कही थी कि बच्चे प्रतिरूपण बच्चों के सीखने की एक प्रमुख विधि है। मॉडलिंग एक सीखने की प्रमुख विधि है। योगा करते हैं आप, योगा जो सामने वाला जैसा करता है वैसे आप भी योगा करते हैं, तो मॉडलिंग करते हैं, वो एक प्रकार से हूबहू कॉपी करने का प्रयास करते हैं आप, वो पार्ट होता है। और इसी को इसने अवलोकनात्मक अधिगम का भी नाम दिया था और इसे सामाजिक शिक्षण का भी नाम दिया था। ठीक है, यहाँ देखो एक एक पेज में केवल मैंने लिखा है ना, एक एक पेज में ये चीज़ों थ्योरीज को शामिल किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है ना, बस थोड़ा केवल समझते चलिए बस आप लोग, है ना, चीज़ों को। ये देखिए एक आती है सिस्टम थ्योरी सन 1950 में, सॉरी 1940 में, सन 1940 में इस सिस्टम थ्योरी को दिया गया। और सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था जानते हैं आप? पता होना चाहिए आपको। लुडविग वॉन बर्टलाल्फी। हाँ, सिस्टम जो थ्योरी थी 1940 में जो दिया गया था लुडविग बार्टोलोम्फी के द्वारा दिया गया था। लुडविग वॉन बार्टोलोम्फी के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसे जनरल सिस्टम थ्योरी के नाम जब दिया गया तो उसका नाम था सन 1968 में इसका नाम दिया गया जनरल सिस्टम थ्योरी करके। पहले से केवल सिस्टम थ्योरी थी, बाद में नाम थोड़ा सा परिवर्तन का पार्ट बना। तंत्र सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं, है ना, इसको तंत्र सिद्धांत का भी नाम इसमें शामिल कर सकते हैं, है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट है सिस्टम थ्योरी। मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, बार्टोलोम्फी का नाम, लुडविग बार्टोलोम्फी। तो 1940 आपको जरूर देखने को मिलेगा। जनरल सिस्टम के नाम लेंगे तो आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा सन 1968 का। इस सिद्धांत में कहा क्या गया, सिस्टम मतलब व्यवस्था, व्यवस्था के किसी घटक को अलग करके किसी भी चीज की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और ये बात सही है। आप सोचो कि अगर व्यवस्थाओं को आप उसके जो कंपोनेंट हैं उस क्रियाओं को अगर आप अलग कर देते हैं तो उस परिस्थिति में आप उसकी व्याख्या सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिस्टम थ्योरी कहता है कि स्टेप बाय स्टेप क्रियाओं को चलाना चाहिए या क्रियाएं स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। इस तरीके की चीजें जो है सिस्टम थ्योरी में बताने का प्रयास किया गया। जैसे सिस्टम थ्योरी में कोई चीज इनपुट होती है, कोई चीज आपके पास आती है ना, इनपुट,
और फिर उसके बाद आप क्रियाओं को प्रोसेस में डालते हैं, यानी कार्य आप कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्रियाओं का जो कर रहे होते हैं तो उसका कुछ परिणाम होता है, यानी आउटपुट होता है। आउटपुट होता है, ये देखो सिस्टम है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये प्रोसेस होता है। फिर आप इसमें फीडबैक दे देंगे, है ना, फिर आप क्रियाएं इनपुट करना शुरू कर देंगे। भाई ये यही है सिस्टम थ्योरी, यही है सिस्टम थ्योरी। बात समझ पा रहे हैं आप? बताइए, स्पष्ट करिए एक बार प्लीज। सिस्टम थ्योरी क्लियर करिए, मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। सिस्टम थ्योरी जी सर। है, ठीक है, ये चीजें जरूर ध्यान रखें। जटिल संरचनाओं का एक अध्ययन होता है। कोई जटिल संरचना है, अगर उस संरचना को आप भाग में डिवाइड कर करके आप उसको बदलने का प्रयास करें। और सिस्टम थ्योरी का मकसद यही है कि सिस्टम की जो संरचना है, जो कामकाज है, जो व्यवहार है और जो बदलाव है, उसको सही तरीके से समझो, उस क्रियाओं को समझो। सिस्टम थ्योरी में यह पार्ट आता है। सिस्टम थ्योरी में सामाजिक वैज्ञानिक मानव व्यवहार की गतिशीलता को समझता है, मानव व्यवहार की गतिशीलता को समझता है। सिस्टम थ्योरी लक्ष्य, ओरिएंटेशन और फीडबैक लूप के जरिए सिस्टम को बेहतर करने का प्रयास करता है। यही है सिस्टम थ्योरी में, मैंने कहा ये सिस्टम थ्योरी लक्ष्य उन्मुखीकरण मतलब ओरिएंटेशन और फीडबैक लूप के जरिए सिस्टम को बेहतर बनाना, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक, क्रिया बेहतर बनेगी। ये क्रिया बेहतर है, ये बेटर है, ये यही तरीका है सिस्टम थ्योरी करने का, यही तरीका है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी आप कह सकते हो अंता विषयक दृष्टिकोण है, अंता विषयक दृष्टिकोण है, ठीक है, यह है सिस्टम थ्योरी, है ना। इस चीज को आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको यहां पे इजी लगेगा। सिस्टम थ्योरी, है ना, बहुत फेमस थ्योरी रही है ये, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। आगे देखिए, एक लास्ट थ्योरी करते हैं हम लोग यहाँ पे, रेशनल चॉइस थ्योरी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वस्तु के साथ विद्वान का नाम और उसके कीवर्ड बता दे रहा हूँ, उसमें क्या मेन पॉइंट है, बताइए। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? जी हाँ सर। हाँ पता चले यार हम कि बताए जा रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। अब देखिए इस थ्योरी के बारे में, यह है रेशनल चॉइस थ्योरी। रेशनल चॉइस थ्योरी, इसको हम हिंदी में कहेंगे तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक विद्वान था जिसका नाम था अर्थशास्त्री के आधार पे जनक के रूप में जाने गए, उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। तो तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, या इस थ्योरी का वर्ष था 1976, 1976। और एडम स्मिथ ने अपनी एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब थी। इसी किताब में ये रेशनल चॉइस थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत किया गया, यानी दी गई, तर्क संगत विकल्प के सिद्धांत में। संस्थापक के रूप में नाम याद रखेंगे एडम स्मिथ, और महत्वपूर्ण अवधारणा याद रखेंगे कि इस थ्योरी में क्या बात कही गई, इस किताब में क्या चीज लिखी गई। व्यक्ति इस अवधारणा पर निर्णय लेता है और उन्हें क्या लगता है कि इससे उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा या उनका स्वार्थ अधिकतम होगा। मतलब व्यक्ति की आधार पर निर्णय लेने के परिप्रेक्ष्य में चीजें दर्ज, क्योंकि चॉइस दिया ना आपके पास, आप उसमें क्या करते हैं। क्या आपके अंदर स्वार्थ की प्रक्रिया बन रही है? क्या आप निर्णय लेकर कार्य को स्वाभाविक तरीके से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उन दृष्टिकोण में दर्शाया गया है। कहा गया है कि मानव स्वभाव की स्वार्थ के प्रति प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप समृद्धि हुई है। तो यानी स्वार्थ अधिकतम होगा या स्वार्थ अधिकतम होगा तो परिप्रेक्ष्य में रेशनल चॉइस थ्योरी है। सन 1976 में एडम स्मिथ के द्वारा ये चीजें दर्शाई गई। पुस्तक का परिचय 1776 सर। हाँ सॉरी 1776 1776 सर। हाँ 1776 में दर्शाई गई। और पुस्तक का परिचय कहाँ से हुआ? तो राष्ट्रों का धन से। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये तर्क संगत का सिद्धांत है। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों में एक जांच है, उस पर आधारित ये तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत है। रेशनल चॉइस थ्योरी ये तर्क संगत यानी निर्णय लेने के लिए आपकी मदद करने में एक अहम रोल अदा करता है। ये निर्णय लेने में, ठीक है, विकल्प ढूंढने का प्रयास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल बस इतना ही रखिए। देखो अच्छा और भी चीजें आगे लिखी हुई है। इसके अनुसार कहा गया कि व्यक्ति तर्कसंगत निर्णय लेने और अपने विशेष लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत गणनाओं और नियोजित करता है, और ये परिणाम किसी व्यक्ति के स्वयं के हित को अनुकूलित करने से जुड़े होते हैं, यानी स्वार्थ से जुड़े होते हैं, आपके हितों से जुड़े होते हैं, तो वो रेशनल चॉइस थ्योरी का पार्ट होता है। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ये पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा इसका नाम, वर्ष और इसके अंदर क्या बातें हुई है, मेन पॉइंट, बस ये 3 चीजें आपको इस थ्योरी में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।